चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.7। गिवन वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d इजकल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए ये सारे वेक्टर्स है, आपको बोल्ड करके दिए हैं तो ये वेक्टर्स हैं। a वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c एंड वेक्टर d मस्ट ईच बी नल वेक्टर, यानी कि ये चारों के चारों वेक्टर जो है वो नल वेक्टर होने चाहिए, मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये पहला जो है वो करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग है। ऐसा इसलिए समझिए आप कि अगर वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू वेक्टर d हो जाता है तो ऐसे में वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इवन अगर वेक्टर a प्लस बी इजकल टू वेक्टर c प्लस डी हो जाता है तो भी इन चारों का एडिशन 0 हो जाएगा। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि ये वेक्टर सारे के सारे नल वेक्टर हो, यानी कि 0 वेक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं। बच्चों मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स मैं डिटेल में लिखूंगा नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन पूरा कर दूंगा पर डिटेल में लिखूंगा नहीं, बहुत टाइम जाएगा उसमें। बट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी होगी जिसमें पूरी एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स आंसर्स के साथ रखे होंगे, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस डी वेक्टर। ये सही है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये करेक्ट है। इसका रीजन समझिए। देखिए यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d इजकल टू 0 दिया है, राइट। तो इसका मतलब ये हो कि हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a प्लस वेक्टर c इजकल टू माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर d। तो सीधी सी बात है कि मोड ऑफ वेक्टर a प्लस c इजकल टू मोड ऑफ वेक्टर b प्लस d, यानी कि a प्लस c का जो मैग्नीट्यूड है वो और b प्लस d का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों सेम रहेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे a और c और b और d ऐसे दो ग्रुप बनाए, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कि a प्लस बी एक ग्रुप हो गया और c प्लस डी दूसरा ग्रुप हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इजकल टू वेक्टर c प्लस डी का मैग्नीट्यूड, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और अलग से a प्लस डी का एक ग्रुप और b प्लस सी का एक ग्रुप बना के भी आप उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कह सकते हो। अब नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, c एंड d। ये भी सही है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि c इज करेक्ट। अब इसको समझते हैं। देखिए यहां पे हम पहले r इजकल टू बी प्लस सी प्लस डी ले लेते हैं। इसमें जो चार वेक्टर्स हैं इसमें से तीन वेक्टर को मैं r कह देता हूं, ठीक है। तो अब आप रूल जानते हो कि ये एडिशन है, राइट। तो एडिशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड उन सभी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के एडिशन जितना या उससे कम होता है। r विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी। यहाँ पे ये सभी वेक्टर के बिना बताए, यानी कि ये मैंने मैग्नीट्यूड बताया। अच्छा, अब दूसरी बात कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इजकल टू 0 है ना, तो इसमें से इसको मैंने r कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस r इजकल टू 0, तो इसका मतलब कि a इजकल टू माइनस r वेक्टर होगा। वेक्टर a इजकल टू माइनस r वेक्टर, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, a इजकल टू r। तो फिर r तो ऑलरेडी लेस देन और इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a जो है वो लेस देन और इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि a की वैल्यू जो है b प्लस सी प्लस डी से कम हो सकती है या उसके जितनी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू इससे कभी ज्यादा तो नहीं हो सकती। तो यहां पे लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ a कैन नेवर बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ b, c एंड d। तो ये सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, b प्लस सी वेक्टर must lie in the plane of a and d if a and d are not collinear and if the line of a and d if they are collinear and in the line of a and d if they are collinear। ये बिल्कुल करेक्ट है।
लेकिन इसको समझने के लिए फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। पहले मैं लिख लेता हूं कि ये करेक्ट है, अभी आपको समझाता हूं। चलिए यहां पे हम थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं। अब देखिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए। assume that vector b plus c is vector p. Okay, so now you know that vector a plus vector b plus vector c plus vector d is equal to 0. So I can now write vector a plus vector p plus vector d is equal to 0. That means vector p will be equal to minus vector a plus d. Alright, अब इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर लो, a और d को कैसे भी अरेंज कर लो, लेकिन a और d का जो वेक्टर एडिशन है वो p की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि वेक्टर a और d दोनों कोलिनियर हो, यानी कि एक ही लाइन में हो। आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर d हो गया, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर p की अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। राइट, तो इस हाल में तो आप समझ पा रहे हो कि a और d का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो p की लाइन में ही होगा। समझिए, इस लाइन को समझिए। वेक्टर a और d का जो रिजल्टेंट है, या फिर कहूं कि a प्लस d जो है, वो वेक्टर p की इस लाइन में ही होगा। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन लाइन में ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर a और d का, a प्लस d का रिजल्टेंट वो वेक्टर b प्लस c की लाइन में ही होगा। एक बात, ठीक है, ये कब होगा? जब a और d दोनों कोलिनियर है। अच्छा, अब वेक्टर a और d कोलिनियर ना भी हो, जैसे कि ये वेक्टर हो गया a और इस तरफ हो गया वेक्टर d, ठीक है, तो भी वेक्टर a, d और ये वेक्टर p, ये तीनों को प्लेनर तो होने ही चाहिए, सेम प्लेन में तो आना ही चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर b प्लस सी, ये p यानी b प्लस सी है ना, तो वेक्टर b प्लस सी जो है वो, और वेक्टर a और वेक्टर d, ये तीनों को प्लेनर होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे जो ऑप्शन लिखा है वो ठीक से समझिए। अब वेक्टर b प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ वेक्टर a एंड d इफ a एंड d आर नॉन कोलिनियर। जो हमारा दूसरा केस है उसमें नॉन कोलिनियर है। एंड इन द लाइन ऑफ a एंड d इफ दे आर कोलिनियर। हाँ, तो है कोलिनियर, तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4.8। 3 गर्ल्स स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड and reach to a point Q diametrically opposite to the P following different paths as shown in the figure। देखिए यहाँ पे ये एक सर्कुलर ग्राउंड दिखाया आपको, और तीन लड़कियां P पॉइंट से Q पॉइंट तक जाती है, लेकिन अलग अलग पाथ से। जैसे कि एक ये पाथ हो गया A, B, और ये पाथ हो गया यहाँ से C। इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। ये जो तीसरा पाथ है वो है C। अब इसमें फाइंड क्या करना है देखते हैं। What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of the path sketched? Okay, आपको इन तीनों में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा ये पी क्यू जितना, यहाँ से लेके पी से लेके क्यू तक पी क्यू जितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और दूसरा कि इसमें पूछा है कि किसके लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ सेम होगा। ऑब्वियसली फॉर गर्ल बी डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ विल बी सेम। ये आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं हम। देखिए, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम फॉर ईच गर्ल, दैट इज पी क्यू, मोड ऑफ पी क्यू। सो मोड ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू 2r, that is the diameter, right? And the radius is 200 meter, so the answer will be 400 meter. And for girl B, the magnitude of the displacement is equal to the path length. चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4.9। A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches to the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO as shown in the figure.
देखिए यहाँ पे ये सर्कुलर पार्क दिखा है जिसकी रेडियस आपको कही है कि 1 किलोमीटर है। मैं जरा नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे कि रेडियस r इजकल टू 1 किलोमीटर है। अब ये बंदा जो है यहाँ से O से लेके पहले P तक जाता है, फिर P से Q तक जाता है। ये यहाँ पे दिखाया नहीं, मैं जरा दिखा देता हूँ कि ये P से ऐसे Q की ओर जाता है और फिर Q से वापस O की ओर आ जाता है, O के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा है, इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मीटर, व्हाट इज द A नेट डिस्प्लेसमेंट, B एवरेज वेलोसिटी, C एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। अब देखिए ये O से निकल के P और फिर Q और वापस O पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। रही बात एवरेज स्पीड की, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस ये जो है फाइंड करना पड़ेगा। चलिए पहले तो ये नोट डाउन कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू जीरो, एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू d बाई टी, दैट इज ऑल्सो जीरो। पाथ लेंथ l, मैं पाथ लेंथ को l कह रहा हूं, तो पाथ लेंथ l विल बी इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ओ, राइट। अब देखिए ओ पी जो है वो तो रेडियस है 1 किलोमीटर हो जाएगा, प्लस ये पी क्यू जो है ये, अब देखिए ये सर्कमफरेंस का फोर्थ पार्ट है, यानी कि ये 2 पाई आर बाई 4 है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2 पाई आर बाई 4, राइट, प्लस क्यू ओ वापिस रेडियस है यानी कि 1 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा कुछ 3.57 मीटर किलोमीटर। ये L पाथ लेंथ मिल रहा है 3.57 किलोमीटर। अब इसमें से हम फाइंड कर सकते हैं एवरेज स्पीड, तो ये एवरेज स्पीड ले लेते हैं हम। एवरेज स्पीड को मैं यहाँ पे v डैश ऐसे नाम दे देता हूँ, तो v डैश विल बी इक्वल टू L अपॉन टी, राइट। तो यहाँ पे आप v डैश फाइंड कर लीजिए। अब देखिए L कितना है 3.57 है, राइट, डिवाइड बाई t जो है वो 10 मिनट दिया है, लेकिन आपको इसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं 60 से, ऑलराइट। तो यानी कि 3.57 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी समथिंग 21.42 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आंसर। देखिए आपको एक तो फाइंड करना था डिस्प्लेसमेंट, ये है 0, फिर आपको फाइंड करनी थी एवरेज वेलोसिटी, ये है 0, फिर आपको फाइंड करनी थी एवरेज स्पीड, ये है 21.42। चलिए अब देखते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 4.10। ऑन ए ओपन ग्राउंड a motorist follows a track that turns off left by an angle 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth, eighth turn. Compare the magnitude and the displacement with the total path length covered by the motorist in each of this case. देखिए इसके लिए फिगर लेके मैं आपको बात समझाता हूं। इस तरह से देखिए मोटरिस्ट यहां से सपोज कि इसको मैं नाम दे देता हूं ओ पॉइंट से अपनी कार शुरू करता है और ऐसे 500 मीटर तक जाता है, ये 500 मीटर तक जाता है ए पॉइंट तक, ठीक है। अब ए पॉइंट से ये 60 डिग्री का टर्न लेता है, देखिए ये हो गया 60 डिग्री का टर्न, और अब इस तरफ जाता है यानी कि बी पॉइंट की ओर जाता है, राइट। अब ये जो ए बी डायरेक्शन है उसके साथ वापस 60 डिग्री का टर्न लेते हुए ये इस तरफ जाता है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है बी सी की तरफ जाता है, फिर इसी तरह से 60 डिग्री का टर्न लेके सी डी तक जाता है, फिर वापस 60 का टर्न लेके डी ई तक आता है, और वहां से वापस 60 का टर्न लेके ई से ओ पे वापस आ जाता है। इस तरह से ये यहाँ पे वापस ओ पे आ जाता है। यहाँ पे बात पूरी नहीं होती वैसे,
इसके बाद वो वापस ए पे भी जाता है और बी पे भी जाता है और ऐसे इसके ऊपर इस ट्रैक के ऊपर घूम रहा है। याद रहे कि हर एक लाइन यहाँ पे हर एक स्ट्रेट लाइन 500 मीटर की है। ठीक है, अब आपको जो फाइंड करना है वो जरा देखिए। थर्ड, सिक्स्थ और एट टर्न के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ लेना है और उन दोनों का रेशियो भी लेना है, उन्हें कंपेयर करना है, यानी कि उसे रेशियो से हम कंपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, ये यहां से मोशन शुरू हुई है, तो ये फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और ये हो गया थर्ड टर्न। ठीक है, ये थर्ड टर्न है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये है थर्ड टर्न। फिर यहाँ पे ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ टर्न है। समझे आप, जहां से शुरू किया था वहां पे वो वापस पहुंचा है, तब वहां पे सिक्स्थ टर्न आएगा। फिर ये सेवंथ टर्न और ये हो जाता है एट टर्न। तो बी पॉइंट जो है वो है इसका दरअसल एट टर्न। तो आपको इन तीनों टर्न्स के लिए डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होता है ये फाइंड करना है। अब देखिए, ये थर्ड टर्न के लिए अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ से लेके सी तक का, और अगर एट टर्न के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ से लेके बी तक का। ठीक है, और सिक्स टर्न के लिए बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होगा, क्योंकि ये तो वापस वहीं पे आ गया है ओ पे। तो अब बारी बारी इसे फाइंड करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे इसका सेंटर दिखा देता हूँ। सपोज कि ये है इसका सेंटर, और इस सेंटर को कुछ नाम दे देते हैं, लेट अस से कि एम। एम इसका मिड पॉइंट है या कहें कि सेंटर है। चलिए, अब हम सबसे पहले थर्ड टर्न के लिए ये सारी चीज़ फाइंड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट D1। अब ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये थर्ड टर्न है ना, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट OC। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट D1 इज इक्वल टू OC, बट OC विल बी इक्वल टू OM प्लस MC। अब देखिए, ये हेक्सागोन है, तो आपको पता है कि हेक्सागोन में सेंटर से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा साइड जितना ही होता है। यानी कि ये जो है OM वो भी 500 होगा और ये MC भी 500 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हो जाता है 500 प्लस 500 यानी कि 1000। तो ये 1000 मीटर मीन्स के 1 किलोमीटर, राइट। तो हमें D1 मिल रहा है 1000 मीटर। फिर पाथ लेंथ लेनी है। पाथ लेंथ होगी यहाँ से OA प्लस AB प्लस BC। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये OA प्लस AB प्लस BC। अब ये सब कुछ 500 है, तो ये है 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी कि 1500। ये 1500 मीटर हो गया, यानी कि 1.5 किलोमीटर। तो ये आपको डिस्टेंस मिल रहा है L1। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, तो ये हो जाता है 1000 डिवाइड बाई 1500, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको समथिंग 0.6667 जैसा। तो ये हो गए तीनों आंसर। एक तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था 1000, डिस्टेंस 1500, रेशियो 0.6667। इसी तरह से अब हम सिक्स्थ टर्न के लिए फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, फॉर सिक्स टर्न देखिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट D2 तो जो है जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये O पॉइंट से निकल के वापस O पॉइंट पे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी? पाथ लेंथ हो जाएगी OA प्लस AB, ऐसे करते 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 ये लास्ट E से लेके O तक आता है, राइट। तो ये हो जाएगा दरअसल 6 इंटू 500, क्योंकि टोटल 6 साइड है ना ये, तो इसका मतलब ये हो जाता है 3000 मीटर, या फिर कहें 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पाथ लेंथ जीरो नहीं आती, पाथ लेंथ है 3000 मीटर। अब इसका रेशियो ले लो D2 अपॉन L2, तो ये तो 0/3000 यानी कि जीरो ही हो जाएगा ना ये तो रेशियो आएगा यहाँ पे जीरो। तो आपको आंसर मिल गए तीन। एक तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना था जीरो, डिस्टेंस फाइंड करना था 3000 मीटर, और ये रेशियो फाइंड करना था जीरो। अब हमें फाइंड करना है 8 टर्न के लिए।
अब देखिए 8 टर्न के लिए एक बार फिगर वापस देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको मिलता है 8 टर्न, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा OB। अब ये OB कैसे फाइंड करें, समझिए। इसके लिए हम वेक्टर एडिशन का यूज करेंगे। समझिए कि ये है पहला वेक्टर, ये है दूसरा वेक्टर, तो ये हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने का आपके पास एक इक्वेशन है, याद है, वो है जैसे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर है तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। उसमें थीटा यानी कि पहले दो जो वेक्टर्स आपने लिए उनके बीच का एंगल। अब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो ये है 60 डिग्री। तो मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों 500 मीटर के हैं और इनके बीच में जो एंगल है वो मुझे पता है 60 डिग्री। तो मैं इसमें आर यानी कि हमारे लिए अभी ये OB फाइंड कर सकता हूं। तो हम इस मेथड पे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, फॉर 8 टर्न डिस्प्लेसमेंट D3 विल बी इक्वल टू व्हाट, OB, ठीक है। अब ये OB हमें फाइंड करना है, तो OB कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ, इक्वेशन याद कीजिए, यहां पे क्या लिखेंगे इक्वेशन के तौर पे, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2OA एंड AB कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60। यहाँ पे हमें पता ही है कि एंगल कितना है 60, तो आप लिख सकते हो। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं हम। ये है 500 का स्क्वायर प्लस अगेन 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, मैं ऐसे कह सकता हूँ 500 का स्क्वायर, और ये जो कॉस 60 है ना ये हो जाता है 1/2। ऑलराइट, तो आपको D3 कितना मिल जाता है, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं D3 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 750000 और ये आपको मिल जाएगा समथिंग 866 मीटर, यानी कि आप कह सकते हो 0.866 किलोमीटर, ठीक है। ये मिल जाता है आपको D3 यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें पाथ लेंथ देखिए, पाथ लेंथ में L3 कह रहा हूं, तो ये L3 कितना हो जाएगा, देखिए पहले तो O से लेके A पर जाइए, फिर A से लेके B पर जाइए, फिर ऐसे करते करते आप E से लेके O पे आइए, फिर O से वापस A पे जाइए और फिर वापस A से B पे जाइए, है कि नहीं। यानी कि टोटल 8 टाइम्स 500 मीटर डिस्टेंस आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि ये कितना हो जाएगा, टोटल 4000 मीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। तो ये हो गई पाथ लेंथ। अब आपको लेना है इसमें रेशियो इन दोनों का, तो रेशियो D3 अपॉन L3 लेना है आपको, यानी कि 866 डिवाइड बाई 4000, तो ये अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा आपको 0.2165 जैसा। तो ये आगे तीनों आंसर। एक तो आपको चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, मिल गया 866 मीटर, डिस्टेंस यानी कि पाथ लेंथ 4000 मीटर, और ये रेशियो 0.2165। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4.11। अ पैसेंजर अराइविंग इन ए न्यू टाउन wishes to go from a station to a hotel located at 10 km away on the straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path of 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi and the magnitude of average velocity? Are they equal? Obviously not. They are not going to be equal. अब देखिए सबसे पहले इतनी वैल्यूज आपको दे दी है। एक तो डिस्प्लेसमेंट D 10 किलोमीटर है, देखिए 10 किलोमीटर का स्ट्रेट रोड है ऐसे कहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर पाथ लेंथ L वो 23 किलोमीटर है, ये जो
डिसऑनेस्ट कैबमैन है, ये इसके घुमा घुमा के 23 किलोमीटर लंबे रास्ते पे लेके आता है। तो पाथ लेंथ क्या हो गया, 23 किलोमीटर। और इस पूरे में जो टाइम लग जाता है वो है 28 मिनट, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 28 मिनट। सो आप कह सकते हो 28 डिवाइड बाय 60 आवर। अब आपको फाइंड करना है सबसे पहले इसमें एवरेज स्पीड। तो यहां पे लिख लेते हैं हम कि एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड को मैं यहाँ पे v नाम दे देता हूं, तो ये हो जाएगा L बाई टी। अब देखिए L कितना है यहाँ पे 23, तो ये 23 मल्टीप्लाइड बाय 60 पहले लिख देता हूं मैं, डिवाइड बाय 28, है ना। तो यहाँ पे ये एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी समथिंग 49.28 किलोमीटर पर आवर की। अब दूसरा फाइंड करना है आपको एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं v डैश ऐसे नाम दे देता हूं, तो v डैश, एवरेज v डैश इज इक्वल टू d बाई टी, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज v डैश, अब देखिए d डैश कितना है आपके पास, ये है 10 मल्टीप्लाइड बाई 60 कर लेता हूं मैं यहाँ पे, और डिवाइड बाई 28। तो ये आपको मिल जाएगा v डैश यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और वो हो जाएगी 21.43 किलोमीटर पर आवर के आसपास। तो दो आंसर फाइंड करने थे, एक तो एवरेज स्पीड 49.28 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी 21.43 किलोमीटर पर आवर, और आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन 4.12। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north to south direction. What is the direction in which she should hold the umbrella? देखिए ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी इलिस्ट्रेशन में आपने किया हुआ है, हम यहाँ पे फिगर से बात को समझ लेते हैं। देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये साउथ डायरेक्शन है। तो ये जो वुमन है बाइसिकल लेके कहाँ से कहाँ, नॉर्थ टू साउथ जा रही है, नॉर्थ टू साउथ यानी कि इस तरफ जा रही है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन, इस वुमन के लिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये रहा, और उसी जगह पे ये है वेलोसिटी ऑफ रेन वी आर, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा आपको वो इस तरह से मिलेगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी वी मिल जाएगी। और तो फिर अम्ब्रेला इस तरह से रखना चाहिए, यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ अम्ब्रेला थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। तो हमें ये थीटा दरअसल फाइंड करना है। पहले इसमें जो वैल्यूज दिए वो मैं लिख देता हूं। देखिए वेलोसिटी ऑफ पर्सन 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रेन 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें से v फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि ऐसे केस में v इजकल टू क्या लिख पाओगे आप, अंडर रूट ऑफ वी पी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। पैरेललोग्राम में हम ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ वी पी कितना है 10 स्क्वायर प्लस वी आर यानी कि 30 स्क्वायर। तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी कुछ 10√10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वैसे फाइंड करने के लिए कहा नहीं है, लेकिन आमतौर पे v इसमें फाइंड करना होता ही है। फिर हमें एंगल थीटा फाइंड करना है, तो इसके लिए जरा आपको इस पैरेललोग्राम के इस ट्राइंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट। तो ऐसे में टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट क्या हो जाएगी, वीपी हो जाएगी ना, ये वीपी है तो यहाँ भी वीपी, तो अपोजिट इज वीपी एंड एडजेसेंट इज वी आर। तो यहाँ पे आप लिख पाओगे कि टेन थीटा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे कहें कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, वीपी अपॉन वी आर, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए आप, तो ये टेन इनवर्स वीपी कितना है 10 डिवाइड बाई वी आर कितना है 30, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ऐसे में आप थीटा फाइंड कर पाओगे टेन इनवर्स 1/3 का, और वो मिलेगा आपको कुछ 28
0.4 डिग्री के आसपास। तो ये हो जाता है आपका फाइनल आंसर, यानी कि एंगल, यानी कि इस अम्ब्रेला को 28.4 डिग्री पे होल्ड करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4.13। अ मैन कैन स्विम with a speed 4 km per hour in a still water. How long does he take to cross a river of 1 kilometer wide if the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his strokes normal to the river current? How far down the river does he go when he reaches the other bank? देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा है, ये है नदी का फ्लो और इसमें जो वाटर करंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट साइड में है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसे हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, VW। और इस वक्त ये बंदा जो है सामने के बैंक से यहाँ से नॉर्मल डायरेक्शन में जाता है। आपको कहा है कि वो नॉर्मल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये निकलेगा किस तरफ, ये दरअसल यहां पे पहुंचेगा इस तरह से, राइट। इसको हम फाइनल वेलोसिटी v ऐसे नाम दे देते हैं। बात सही है। पानी का फ्लो इस तरफ है और ये बंदा जो है ऐसे नॉर्मली यहां से तैरना शुरू करता है, लेकिन वो यहां पे पहुंचेगा नहीं, वो पहुंचेगा ऐसे क्रॉस में, है ना, क्योंकि एक वो इस तरफ तैरने की कोशिश कर रहा है लेकिन पानी का फ्लो उसे बहाता जाएगा और दरअसल यहां पे निकालेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये नदी की विड्थ 1 किलोमीटर है तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखिए, हम इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे देते हैं। हम इसे कह देते हैं x, ठीक है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा ऐसे, ये है x। तो हमें दरअसल ये x ही फाइंड करना है और साथ ही साथ ये भी डिस्प्ले कर देते हैं हम कि ये जो नदी की विड्थ है उसको नाम दे देते हैं d करके, और वो 1 किलोमीटर है। ये है d। यहाँ पे ये जो सारी वैल्यूज दी है वो लिख लेते हैं। देखिए, वेलोसिटी ऑफ पर्सन 4 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर या फिर कहें वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर, विड्थ ऑफ दिस रिवर इज 1 किलोमीटर और ये x डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसका लॉजिक क्या होगा, मैं समझाता हूं आपको। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ये है स्टार्टिंग पॉइंट O और ये है एंडिंग पॉइंट O डैश। समझिए, दरअसल ये जो स्विमर है ये इस तरफ स्विम कर रहा है, समझ रहे हो आप। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहां से यहां तक पहुंचता है तब उसने ये d जितना डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया है और x जितना डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया है कि नहीं। अब इसमें जो टाइम लगेगा वो तो सेम ही लगेगा। मैं ये कह रहा हूं कि सपोज कि यहाँ पे t इजकल टू 0 टाइम कह दूं मैं, और यहाँ पे O डैश के पास t इजकल टू मैं t टाइम कह दूं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस t टाइम में इस बंदे ने ये d जितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया है और x जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल किया है। तो पहले मैं ये d और vp से टाइम t फाइंड कर लेता हूं और फिर ये vw और टाइम t से मैं x फाइंड कर लूंगा। तो वही हमें करना है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं ये टाइम t। देखिए, टाइम t के लिए इक्वेशन हो जाएगा d बाई vp, राइट। ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल किया वो d है और स्पीड उसकी vp है। अब d कितना है 1 किलोमीटर, vp कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाता है 1/4 आवर, यानी कि ये दरअसल 15 मिनट लगा आपको, यानी कि स्विमर को 15 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसी में से आप x फाइंड कर सकते हो।
एक्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में काटा हुआ डिस्टेंस है, तो ये स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा वी डब्ल्यू इंटू टाइम टी। अब देखिए वी डब्ल्यू कितना है, ये है 3, और टाइम को मैं 1/4 ऐसे लिखूंगा आवर में, ताकि ये मिल जाता है आपको 3/4 किलोमीटर, यानी कि 750 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कि ये पर्सन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 750 मीटर दूर निकलेगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आगे के न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इस एक्सरसाइज के पूरी की पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं।